Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School Mahinderganj Rajpura, District Patiala. Students, let's continue our chapter 11th Biotechnology Principles and Processes. और जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है वेक्टर्स. सो स्टूडेंट्स बी फोकस्ड. लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे दो इमेजेस देख रहे हो. वन इज़ ऑफ जेली फिश एंड अनदर इज़ ऑफ फ्रॉग. ये जेली फिश है. दिस इज़ नॉट ए कॉमन जेली फिश, इट इज़ ए ग्लोइंग जेली फिश. इस जेली फिश में ये प्रॉपर्टी है कि ये लाइट इमिट कर सकती है और इस एबिलिटी को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, जिसकी वजह से ये ग्लो करती है. और फ्रॉग हम सब ने देखा है. फ्रॉग में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे ये अपनी बॉडी में से लाइट को इमिट कर सकता है. तो हम चाहते हैं कि इसका जो जेली फिश का बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, जो इसके डीएनए में ये जो जीन है, इसको हम फ्रॉग में ट्रांसफ़र कर दे ताकि फ्रॉग भी जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करने लग जाए, फ्रॉग की बॉडी भी ग्लो करने लग जाए रात को. तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. प्रीवियस लेक्चर में हमने यही किया था कि कैसे हम जीन्स की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जीन्स को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. लेकिन अब इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी. सपोज दिस इज़ ओवर व्हीकल. ठीक है, इस व्हीकल के ऊपर हमने अपना जीन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोल्यूमिनेसेंस, वो हमने जेलीफिश से लिया, इस व्हीकल पे रखा और फिर इससे हमने फ्रॉग के सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया. अब इस व्हीकल को, ठीक है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? इट इज़ ए वेक्टर. तो वेक्टर क्या होते हैं बच्चों? वेक्टर एक्चुअल में कोई व्हीकल जैसे नहीं लगते हैं. वेक्टर इज़ ए डीएनए मॉलिक्यूल, वो डीएनए ही होते हैं विच आर यूज्ड एज व्हीकल टू कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इनटू अनदर सेल. वो एक सेल से जेनेटिक मटेरियल ले सकते हैं और फिर उसको दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज ए व्हीकल. तो इनको हम बोलते हैं वेक्टर. और इनमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब ये फॉरेन जीन को कैरी करते हैं तो ये उसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी बना देते हैं. अब जैसे इसने फॉरेन जीन कैरी किया इस डीएनए ने, और जब ये रेप्लिकेट होगा तो ये जो फॉरेन जीन लेके जा रहा है उसकी भी मल्टीपल कॉपीज़ बना देगा. ठीक है. सो वेक्टर कैन मेक मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द फॉरेन डीएनए एंड इट इज़ कॉल्ड जीन क्लोनिंग. जब हमें मल्टीपल कॉपीज़ बन जाए हमारे डीएनए की तो हम कहते हैं जीन क्लोनिंग. सो वेक्टर की प्रॉपर्टी है, एक तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है फॉरेन डीएनए को और एक ये फॉरेन डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकता है. देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ 4 मेजर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे. प्लाज्मिड्स हैं, बैक्टीरियोफेजिस हैं, कॉस्मिड्स हैं, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं. तो चलो बच्चों इनको वन बाय वन ब्रीफली हम पढ़ें. क्या होते हैं ये? प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड इज़ ए स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. अब एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लाज्मिड्स हमें प्रोकैरियोट के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया में मिलते हैं. अब ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसका अपना डीएनए है जो इसका जेनेटिक डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया की सारी जो कंट्रोल करता है उसके मैकेनिज़म्स को. इसके अलावा सर्कुलर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. ये अपनी कितनी ही मल्टीपल कॉपीज़ बैक्टीरियल सेल के अंदर बना सकते हैं. उसके लिए इनको मेन जो हमारा क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का, उससे कमांड लेने की आवश्यकता नहीं है. तो ये प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी है जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं. अनदर टाइप ऑफ वेक्टर विच आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वो है बैक्टीरियोफेजिस. अब बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं बेटे? दे आर ऑल्सो वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया.
ये एक तरह के वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो ये जो अपना जीनोम है बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और इनका जो जीनोम है, इनका जो डीएनए है वो लीनियर है। प्लाज्मिड में हमने देखा कि जो उसका डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड था और सर्कुलर था। अब आप इसमें देख रहे हो कि कैसे एक बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया और उसने अपना जो लीनियर डीएनए था वो उसने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। ये देखो लीनियर डीएनए अंदर इंसर्ट हो गया। अब इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी। तो अगर हम इस डीएनए के ऊपर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रख देंगे तो उसकी भी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी। तो हमें तो जीन क्लोनिंग चाहिए अपने फॉरेन डीएनए की, डिज़ायर्ड जीन की। सो बैक्टीरियोफेजिस को भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। अनदर टाइप ऑफ वेक्टर कॉस्मिड्स। अब कॉस्मिड्स ये हाइब्रिड प्लाज्मिड्स हैं। प्लाज्मिड आपने पढ़ लिया, कॉस प्लस प्लाज्मिड इज इक्वल टू कॉस्मिड। अब ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है बेटे, मैं आपको समझाती हूँ। कॉस जो स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस हैं जो हमने बैक्टीरियोफेजिस स्पेशली लैम्डा फेज से ली है और उसको हमने प्लाज्मिड में लाइगेट कर दिया, तो ये बन गया कॉस्मिड। अब देखो ये एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में हमने कॉस साइट लाइगेट कर दी, अनील कर दी, जोड़ दी, तो अब ये क्या बन गया हमारा, कॉस्मिड बन गया। कॉस प्लस प्लाज्मिड कॉस्मिड। इसको भी हम एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं। अनदर टाइप ऑफ वेक्टर्स आर BAC एंड YAC। पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। दोनों ही लार्ज फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को, फॉरेन डीएनए को कैरी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन BAC एंड YAC। दो डिफरेंस लिखने हैं आपने। अब एक डिफरेंस तो आप इनकी फुल फॉर्म का लिख दोगे कि BAC इज़ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YAC इज़ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। दूसरा डिफरेंस आप क्या लिखोगे कि जो YAC है इट कैन कैरी लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए एज कंपेयर टू BAC। क्लियर बच्चों? सो ये भी एक टाइप के वेक्टर्स हैं। इसके अलावा प्लांट्स में भी जो है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो प्लांट में एक बैक्टीरिया है जो प्लांट्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये क्या करता है, स्पेशली डाइकॉट प्लांट्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ पैदा कर देता है। जिस भी प्लांट में इस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हुई उसमें ट्यूमर्स बनने लग जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक प्लाज्मिड है, उसको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। सपोज ये प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। इसमें एक स्पेशल टाइप का जीन है, डीएनए है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर डीएनए। यही डीएनए है जो ये बैक्टीरिया प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है, प्लांट्स के सेल के अंदर, और सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इस टीडीएनए का फ़ायदा उठाते हैं। इस टीडीएनए के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल पार्ट्स हैं, वो हम डिसआर्म्ड कर देते हैं और फिर इसके ऊपर हम अपना कोई भी डिज़ायर्ड जीन है वो कैरी करवा सकते हैं टू द प्लांट्स। सो इसीलिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू। नेम द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज टीडीएनए। तो आपको पता होना चाहिए टीडीएनए हमें कहाँ मिलेगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ओके स्टूडेंट्स, समझ आई? सो ये तो थे जो कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर्स विच आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। व्हाट आर द फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर ए बेटर क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ पे हम इसकी क्वालिटीज़ को PBR322 एक प्लाज्मिड है उसके रेफरेंस में क्वालिटीज़ को, फीचर्स को
डिस्कस करेंगे। ये जो PBr322 प्लाज्मिड है, वेक्टर है, ये नेचुरल नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड ऐसे सर्कुलर होते हैं ना, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो ये नेचुरल नहीं है। ये आपको पहले तो याद रखना है कि ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इन द सेंस कि साइंटिस्ट ने इस प्लाज्मिड को, इस वेक्टर को लैब में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किया है। कौन से ईयर में किया? 1977 में किया। कौन से दो साइंटिस्ट ने किया? बॉलिवर एंड रॉड्रिगस ने। तो इसीलिए इसका नाम भी उनके नाम के साथ मैच करता है। P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलिवर, R फॉर रॉड्रिगस एंड 322 मीन्स कि उस लैब में और भी बहुत से प्लाज्मिड्स वो बना रहे होंगे, तो इसका सीरियल नंबर उन्होंने क्या रख दिया? 322। सो इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। अब जब भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, वो इसका डायग्राम देख के थोड़ा डर जाते हैं, पजल हो जाते हैं। सो बेटे बहुत इजी डायग्राम है, आपको बस अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। तो अब इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? पहले आपने समझा कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है। आर्टिफिशियली कौन कौन सी चीज़ें हमने ली जिससे हमने ये प्लाज्मिड लिया? हमने इसमें डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ली, ठीक है, 2-3 सोर्सेज से हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ली और उनको हमने लाइगेट कर दिया इस प्लाज्मिड को बनाने के लिए, ठीक है। अब कौन सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ली हमने वो सीक्वेंसेस ली जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस द्वारा पहचानी जाती हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अपनी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है। अब जैसे मैं BAM-H1 की बात करूं, ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। BAM-H1 की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो क्या है? GGATCC। ओके, अगर हम 5 to 3 या राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो क्या होगा? ये CCTAGG। तो यहाँ पे हमने ये सीक्वेंस अटैच की, ठीक है। तो अब इसलिए BAM-H1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि इस सीक्वेंस को BAM-H1 के द्वारा हम कट कर सकते हैं। प्लाज्मिड में तो हमने करना ही क्या है? कट करके हमने अपना जो डिज़ायर्ड जीन है वो इंसर्ट करना है। ऐसे ही ECO-R1 है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ECO-R1 की जो है हमारी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? रिकॉल करो, GAATTC। ये हमारी क्या है? 5 to 3। और अगर हम इस तरफ से पढ़ेंगे 5 to 3 तो GAATTC, ठीक है। तो ये यहाँ से G और A के बीच में कट लगाता है ECO-R1। तो हमने यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस जो लाइगेट की होगी? जो ECO-R1। इस तरह से ये सारी सीक्वेंसेस हैं जो आर्टिफिशियली 3 सोर्सेज से ली और फिर एक प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट किया। इसके अलावा इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, वो भी लाइगेट किए, एम्पसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। और ही तो होना ही चाहिए, और ही होगा तो ही हमारे पास क्लोनिंग होगी, मल्टीपल कॉपीज होंगी। ROP भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं इसको, जो DNA पॉलीमरेज के साथ जो है उसकी हेल्प करती है ओरी को रिकॉग्नाइज करने में, और कितनी कॉपीज बनानी है ओरी ने वो भी ये कंट्रोल में रखती है। सो इस तरह से PBr322 प्लाज्मिड का आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया गया। तो चलो अब 1 by 1 हम इसके फीचर्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखो एक और डायग्राम है PBr322 का। अगर आपको ये इजी लगता है तो एग्ज़ाम में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब आप इसमें काउंट करो कि वैसे तो जो PBr322 कंस्ट्रक्ट किया प्लाज्मिड वेक्टर उसमें 40 के करीब रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, लेकिन इस डायग्राम में हमने 8 साइट्स को शो किया है। कौन कौन सी? 1 रिकॉग्निशन साइट्स हैं जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 रिकॉग्निशन साइट्स हैं। 2 हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, एक ORI है और एक ROP है। ये चीज़ें आपको लर्न रखनी है और डायग्राम में लेबल करनी है। ओके,
अब फीचर्स हम वन बाय वन फिर इसको मेमोराइज करते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर में कौन से फीचर्स होने चाहिए। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ये होगा तो ही हमारी मल्टीपल कॉपीज जो जीन ऑफ इंटरेस्ट की बनेंगी। इट इज़ द पॉइंट ऑन द डीएनए वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ये तो आपने डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत बार पढ़ा है कि और क्या होता है। अब यहाँ पे प्लाज्मिड की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं को हमने एज ए वेक्टर यूज़ करना है, तो इसमें एक और ही होता है प्लाज्मिड में। अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो यूकैरियोटिक डीएनए में मोर देन वन और भी हमें मिल सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया फर्स्ट फीचर और ही। सेकेंड फीचर जो है वो है ROP। इट इज़ द प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। दो मैंने आपको इसके फंक्शंस बताए। पहला तो ऑरी को बाइंड करेगी और फिर डीएनए पॉलीमरेज ऑरी को रिकॉग्नाइज करेगा। दूसरा क्या करेगी, ये जो ROP है ये कॉपी नंबर डिसाइड करती है कि कितनी कॉपीज बन सकती हैं, कितनी बार जीन क्लोनिंग हो सकती है ऑरी से। सो ये ऑरी है, ये ROP है, दोनों एक साथ ही होती हैं। ओके। थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर सिलेक्टेबल मार्कर्स। ये ज़रूर हमें चाहिए हमारे वेक्टर में, क्योंकि यही हमें बताएंगे कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर चला गया है या नहीं गया है। दो सिलेक्टेबल मार्कर्स PBR322 में है, मैंने आपको पहले बोला, एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स। ये दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से सेपरेट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करने में हेल्प करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स कैसे बने, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कैसे बने, ये आपको पता होना चाहिए। जिस होस्ट सेल ने हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया, हम उसको बोलेंगे वो ट्रांसफॉर्म हो गया, और जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं लिया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में नेचुरल भी होती है और हम आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ए पीस ऑफ डीएनए, या हम कह सकते हैं कि हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। उस बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब जैसे इस एनिमेशन में आप देखो कि बैक्टीरिया ने सपोज ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही था हमारा और इसने इसको अपने अंदर ले लिया। अब ये बैक्टीरिया क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया हो गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के, ये सारे माइक्रोस्कोप्स के अंडर चल रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में चल रहे हैं। हमें नहीं पता चलेगा नेकेड आई से या इवन माइक्रोस्कोप से भी कि हमारे जो होस्ट सेल ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें गया है कि नहीं। उसमें हमारी हेल्प करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है। अब 3 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में आप समझो कि सपोज हमारे पास ये हमारा प्लाज्मिड था, हमने प्लाज्मिड को कट किया, कट करके हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया। अब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसको हमने होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है। इस सेल में, बैक्टीरियल सेल में ये एंटर नहीं कर पाया, तो अब ये तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इस होस्ट सेल में एंटर कर गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा होस्ट सेल है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या बनेंगी, कॉपीज बनेंगी। ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, इसमें आपको थोड़ा मैं समझाती हूँ क्या हुआ इसमें। जब हम अपना रिकॉम्बिनेशन की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, लेट्स चेंज द कलर, ये हमारा प्लाज्मिड था, इसको हमने ब्रेक कट किया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। यहाँ पे हमारा जो था फॉरेन जीन था। इससे पहले कि फॉरेन जीन इसके साथ लाइगेट हो पाता, स्टिकी एंड्स के कारण ये उससे पहले ही जुड़ गया। ठीक है। और फिर ये इस सेल में एंटर कर गया। अब ये सेल ट्रांसफॉर्म तो हुआ, लेकिन इसमें कौन सा वेक्टर है जो अनऑल्टर्ड वेक्टर है, इसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया। हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। अब इसकी पहचान कौन करेगा, मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हो रही हैं, टेस्ट ट्यूब में हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स,
ठीक है। तो उसके लिए फिर सिलेक्टेबल मार्कर्स आते हैं, वो हमें बताएंगे कि कौन सा सेल आपका ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है। ये हमारा प्लाज्मिड है PBR322, यहाँ पे हमारा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पे एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। अब ये हमें बताएंगे कि हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA वाला होस्ट सेल में प्लाज्मिड गया है कि नहीं। हमने क्या किया कि ये जो टेट्रासाइक्लिन हमारा जो जीन था उसको हमने BAMH1 से इस साइट पे हमने कट लगाया। कट लगाने के बाद हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो इंसर्ट कर दिया। हमने अपना फॉरेन DNA यहाँ पे इंसर्ट किया। कलर चेंज करूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। यहाँ पे हमने अपना फॉरेन जीन ऐड कर दिया। अब जब हमने फॉरेन जीन ऐड किया तो ये जो टेट्रासाइक्लिन का जीन है इसकी सीक्वेंसेस डिस्टर्ब हो गई। अब ये बैक्टीरियल सेल को रेजिस्टेंट नहीं दे पाएगा अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब जैसे हम सपोज करते हैं कि हमने इसमें अभी कोई फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं किया। मैं आपको समझाती हूँ। मैंने इस ट्रांसफॉर्म्ड सेल को मीडियम में ग्रो किया जिसमें क्या है, हमारी टेट्रासाइक्लिन है। अब ये बैक्टीरिया सरवाइव करेगा कि डेड करेगा, टेट्रासाइक्लिन में डाई हो जाएगा? ये सरवाइव कर जाएगा क्योंकि इसके पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। इसमें ऐसा प्लाज्मिड आ गया जिसने इस बैक्टीरियल सेल को रेजिस्टेंट दे दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस टेट्रासाइक्लिन जीन के ऊपर कट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ इस सीक्वेंस पे हम कट लगाएंगे और यहाँ पे हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब टेट्रासाइक्लिन जीन की जो सीक्वेंसेस हैं वो डिस्टर्ब हो गई, टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिव हो गया। अब वो ये प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया में जाएगा उसको ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं दे पाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो हम डायग्राम दोबारा ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमारा बैक्टीरियल सेल है, इसमें हमने क्या किया, हमारा प्लाज्मिड गया इसके अंदर जिस पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेंगे तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की ये सरवाइव कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन जीन को इनएक्टिवेट कर दिया है। हमने उनके बीच में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो बेटे ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है वो सारी की सारी डेड हो जाएगी क्योंकि अब इसको टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं मिल रही। समझे मेरी बात कि नहीं बच्चों? क्यों नहीं रेजिस्टेंट मिल रही? क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन जीन को इनएक्टिवेट कर दिया। हमने उसके बीच में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो हमारा डिजायर्ड जीन था, उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से टेट्रासाइक्लिन जीन ने हमें हेल्प की कि ये वाला जो बैक्टीरियल सेल है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। क्लियर? तो इसी को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो साइंटिस्ट को एक और नया उन्होंने प्रोसीजर इजाद किया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का, क्योंकि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट से जो ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का जो प्रोसीजर था वो थोड़ा टाइडी था। उसमें काफ़ी प्लेटिंग करनी पड़ती थी। जो ओरिजिनल प्लेट है, कल्चर कर रहे हैं बैक्टीरिया की, फिर उसमें से कुछ बैक्टीरिया लेके एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन या एम्प्लिसिन में कल्चर करना पड़ता था। तो उन्होंने एक और तरीका ढूंढा, उसमें उन्होंने PUC8 प्लाज्मिड जो है आर्टिफिशली सिंथेसाइज्ड किया। वहाँ पे उन्होंने LAC-Z एक जो DNA की सीक्वेंस थी, LAC-Z जीन, वो इंसर्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, ये एक्चुअल में PBR322 का ही एक फॉर्म है PUC8 जिसमें LAC-Z जीन इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो LAC-Z जीन है ये कोड करता है एक एंजाइम को, दैट इज बीटा। बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इसको,
जल्दबाजी नहीं करनी। बीटा ग्लैक्टोसाइडेस ये एंजाइम कोड करता है लैक जेड जीन। अब जिस भी बैक्टीरिया में ये लैक जेड जीन वाला प्लाज्मिड जाएगा वो बैक्टीरिया में ब्लू कॉलोनीज डेवलप होंगी। ठीक है, चलो मैं यहाँ से समझाती हूँ। ये सपोज हमारा बैक्टीरिया है, इसमें हमने अपना प्लाज्मिड डाला जिसमें कौन सा जीन है, लैक जेड जीन है, PUC8। अब मैं इस बैक्टीरियल कॉलोनी को जब एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में एक्स गैल है, स्पेशल क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो कलर प्रोड्यूस करता है, उसमें जब मैं ग्रो करूंगी इस बैक्टीरिया को तो मुझे ब्लू कॉलोनीज मिलेंगी। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस लैक जेड जीन में अपना एक जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया। लैक जेड जीन की सीक्वेंस को मैंने डिस्टर्ब कर दिया, उसके बीच में मैंने अपना एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट कर दिया। लैक जेड जीन अब इनएक्टिवेट हो जाएगा, वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस नहीं प्रोड्यूस करेगा। और जब मैं अपनी इन कॉलोनीज को ग्रो करूंगी, देखिए ये मेरा बैक्टीरिया है, इसमें मैंने प्लाज्मिड जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो मैंने लैक जेड के बीच में इंसर्ट किया। अब बीटा ग्लैक्टोसाइडेस नहीं बनेगा क्योंकि लैक जेड जीन इनएक्टिव हो गया। मैं इसको फिर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में ग्रो करूंगी तो मुझे सारी जो कॉलोनीज हैं वो वाइट मिलेंगी। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गई लैक जेड जीन की। तो ये बेटर वे है टू डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, तो ये क्रोमोजेनिक मार्कर बोलते हैं लैक जेड जीन को, जो हमने अभी पढ़ा है उसको आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो। क्रोमोजेनिक मार्कर टेक्निक रिकॉम्बिनेंट्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इसलिए इसको ब्लू वाइट ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी बोलते हैं। A recombinant DNA is inserted within the coding sequences of enzyme beta galactosidase। लैक जेड जीन की जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं लैक जेड उसमें इंसर्ट करेंगे तो इससे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगी उस जीन की और एंजाइम की। प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, क्रोमो मीन्स कलर, जेनिक मीन जो कलर क्रिएट करे, तो गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया दैट डज नॉट हैव इंसर्ट, जिनमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया उनमें तो लैक जेड फंक्शनल है, और जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो गया सीक्वेंसेस में लैक जेड की, वो इनएक्टिवेट हो गया, उससे हमें वाइट कॉलोनीज मिलेंगी। ओके, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज रिकॉग्निशन साइट्स आर क्लोनिंग साइट्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये डिफरेंट जो है क्लोनिंग साइट्स हैं, रिकॉग्निशन साइट्स हैं, एंड ऑल दीज रिकॉग्निशन साइट्स दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। और एक वेक्टर में जो है एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, हमने ये पढ़ा है, हमारी बुक में भी लिखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इस वेक्टर में तो इतनी सारी रिकॉग्निशन साइट्स हैं। बेटे जितनी भी ये रिकॉग्निशन साइट्स हैं ये डिफरेंट बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की अपनी अलग अलग है। अगर बैम H1 की यहाँ पे ही है उसकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, बैम H1 यहाँ पे आके कट नहीं लगा सकता क्योंकि उसकी एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस साइट है। तो ये तो हमने आर्टिफिशली अलग अलग जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं उनको लाइगेट किया है। अगर एक ही वेक्टर में बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट्स होंगी तो क्या होगा, फिर वहाँ पे सेवरल फ्रैगमेंट्स जनरेट हो जाएंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो हर जगह पे काट देगा प्लाज्मिड को, प्लाज्मिड बेकार हो जाएगा और हमारी जीन क्लोनिंग वो भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि वेक्टर में कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, 1 और मोर देन 1। ओके, वेक्टर शुड बी वेरी स्मॉल इन साइज, वेक्टर का साइज छोटा होना चाहिए। अब PBr322 को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें 4361 बेस पेयर्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
सो स्टूडेंट्स अब थोड़े से हम क्वेश्चंस करें कि आपने क्या लर्न किया, क्या मेमोराइज किया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस लेक्चर का है, जो कॉमनली आता है बोर्ड एग्जाम में, ड्रॉ वेरिएबल डायग्राम ऑफ PBR 322। तो आपने डायग्राम बहुत बार किया है, एज इट इज़ ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है। 8 इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, 2 इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, एक ऑरी है और एक ROP है। ये आपने लेबलिंग लर्न करनी है। उसके बाद हमारी बुक का 9th क्वेश्चन है, बच्चे कई बार इसको डिफ़िकल्ट मानते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैन यू थिंक एंड आंसर हाउ ए रिपोर्टर एंजाइम कैन बी यूज टू मॉनिटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल बाय फॉरेन DNA इन एडिशन टू द सेलेक्टेबल मार्कर्स। कि सिलेक्टेबल मार्कर्स के अलावा भी कोई है ऐसा रिपोर्टर एंजाइम जिसे हम ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में डिफ्रेंशिएशन कर सकें। तो ये तो हमने अभी किया था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में विद द हेल्प ऑफ LAC-Z जीन। ये वही क्वेश्चन का आंसर है कि LAC-Z जीन में जब हम अपना फॉरेन DNA इंसर्ट करते हैं तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कोडिंग नहीं होती और फिर हमें वाइट कॉलोनीज मिलती हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर है। और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, व्हाट आर सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, विच हेल्प टू डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स हमने अभी किए PBR 322 में, एम्पसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, दीज आर द 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स। एक हमने LAC-Z किया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की एग्जाम्पल देकर। ठीक है, okay students, so this is all for today's lecture. Study well, learn well and have a nice day. Thank you. We will meet in the